Welcome बच्चों, and we are back again with the next lecture. And the lecture number today is 27. और आज के लेक्चर से हम एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एंड दैट इज़ कैपेसिटर्स. कैपेसिटर्स वाली सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट होगी और ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक है, लास्ट मेन टॉपिक है आप कह सकते हो, कैपेसिटर्स. बट कैपेसिटर्स स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमने कुछ चीज़ें जो पढ़ी हैं उनको रिवाइज भी करना है और कुछ नया भी सीखना है. एंड द हेडिंग फॉर दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइइलेक्ट्रिक्स. कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में आपने बहुत कुछ पहले से भी पढ़ा है जूनियर क्लासेस में. नाउ व्हाट आर डाइइलेक्ट्रिक्स, ये भी आज हमको समझना है. ठीक है, तो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और डाइइलेक्ट्रिक्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं जब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं, इनकी कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब चीज़ समझनी है आज आपको. मेनली डाइइलेक्ट्रिक के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें चीज़ों को समझ लेना, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट आपको आगे कैपेसिटर के पूरी सीरीज में काम आने वाला है. डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के नाम से टॉपिक रहता है हमारा. आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल टाइप है, इसमें कुछ फॉर्मूले या न्यूमेरिकल्स ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं और कॉन्सेप्चुअल भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कैपेसिटर्स को आगे समझने के लिए. ठीक, तो इसलिए आज के लेक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा है. तो उसको मैंने ऑलरेडी कोशिश की है कि आपके सामने बोर्ड पर रहे, सो दैट आप इसको कॉपी भी कर सकें अपने नोट्स पर प्रॉपरली और हमारा क्लास का टाइम भी वेस्ट ना हो. तो नोट्स आपको बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना है. आज की क्लास में आप क्या करेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी बहुत ध्यान से सुनना है, वीडियो को पॉज करना है, मेन पॉइंट्स पर जो मैंने बोला है उसको भी अपने नोट्स में कॉपी कीजिएगा. वैसे तो मैंने कोशिश की है कि ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको बोर्ड पर दे दूँ, बट टू सेव द टाइम ऑफ द क्लास, अदरवाइज अननेसेसरी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी ना. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को. और सबसे पहली चीज़ जो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और डाइइलेक्ट्रिक्स में आपको करनी है, दैट इज कंडक्टर्स. सबसे पहली चीज़ कंडक्टर्स रहेगी. तो आप चाहो तो हेडिंग कंडक्टर्स लिख सकते हो पहले. ठीक है, अभी हम कंडक्टर्स के बारे में 6 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं जो ऑलमोस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस चैप्टर में. तो उनमें से पहला पॉइंट क्या है, द फर्स्ट पॉइंट इज इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन स्टैटिक कंडीशन. अब अगर कंडक्टर स्टैटिक कंडीशन में है ना, व्हाट इज स्टैटिक कंडीशन, इसको समझो. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड में जो स्टैटिक तो आता है ना, उस स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट डे भी बताया था. स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट. तो स्टैटिक कंडीशन का मतलब यही है कि जब चार्जेस, जो फ्री चार्जेस कंडक्टर के अंदर होते हैं, वो रेस्ट पर रहें सारे, वो मूव ना करें, वो फ्लो ना करें, दैट इज नोन एज स्टैटिक कंडीशन. तो अगर कोई कंडक्टर स्टैटिक कंडीशन में है तो इट मीन्स उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, हमेशा जीरो रहेगा. इट विल ऑलवेज बी जीरो इनसाइड द कंडक्टर. अब इसको समझते हैं. अब देखो, किसी भी कंडक्टर के दो केसेस या दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो अनचार्ज होगा या वो चार्ज होगा. अब अगर वो अनचार्ज है, अनचार्ज मतलब नेट चार्ज उस पर जीरो है, तो फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो ही रहेगा. लेकिन इसको हम किसी और तरीके से चेक करेंगे. सपोज ये मेरे पास कंडक्टर है और मैंने इसको रखा है एक्सटर्नल फील्ड में. यहां पर एक एक्सटर्नल फील्ड भी है E. जब कोई अनचार्ज कंडक्टर एक्सटर्नल फील्ड में आता है तो उसके ऊपर जो फ्री चार्जेस होते हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं. They arrange themselves in such a manner कि उनकी वजह से एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा इनसाइड द कंडक्टर वो हमेशा जीरो बनेगा. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो हो जाएगा. अब ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि इन चार्जेस ने अपने आप को ऐसे अरेंज करा है कि इनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा विच विल बी अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल करके इनसाइड द कंडक्टर फील्ड कर देता है जीरो. नेक्स्ट कंडीशन या नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि कंडक्टर हमारे पास ऑलरेडी चार्ज है. सपोज ये मेरे पास कोई कंडक्टर है और हमने इसको कुछ चार्ज दिया,
कुछ चार्ज अगर मैंने इसको दिया, वेदर इट बी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो हमेशा याद रखो कि वो जो चार्ज आप इसको देते हो वो चार्ज इसके सरफेस पर कुछ इस तरीके से अरेंज होता है कि अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करोगे, सपोज मुझे इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है, तो अंदर जब आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसका आंसर 0 आएगा। The resultant of the electric field will be 0. The resultant of the electric field at this point will be 0. जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा इतना इधर भी होगा, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, जितना इधर होगा इतना इधर होगा। तो हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी इस पॉइंट पर आएगा किसी भी चार्ज की वजह से, ठीक है ना, किसी भी चार्ज, मान लो इस चार्ज की वजह से इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो इस चार्ज की वजह से अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कैंसिल करने के लिए उसको। सपोज इस चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो यहाँ पर जो चार्जेस है उनकी वजह से ऐसे अपोजिंग फील्ड आ जाएगा कैंसिल करने के लिए उसको, एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल किसी भी पॉइंट पर आप इसको चेक करो, इस पॉइंट पर चेक करो, इस पॉइंट पर चेक करो, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता रहेगा। एज अ होल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल रिमेन 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हमेशा 0 रहता है अगर वो स्टैटिक कंडीशन में है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक पॉइंट हो गया हमारा, नेक्स्ट पॉइंट इज सेकंड पॉइंट, एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर के सरफेस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कंडक्टर के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये मेरे पास एक चार्ज कंडक्टर का सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, एंड इट इज अ चार्ज कंडक्टर। मान लो ये चार्ज कंडक्टर, इसके ऊपर कुछ चार्जेस भी होंगे। नाउ द पॉइंट इज सेइंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, लाइक दिस, एट एन एंगल 90 डिग्री। अब इसको हमें समझना है कि ऐसा क्यों। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं है, ये मानकर चलते हैं। देखो अब ध्यान से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं है तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं है, दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और डायरेक्शन में है। लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन, लेट एज्यूम कर लिया मैंने। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, नाउ आई कैन हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट मैं ले सकता हूं। एक कंपोनेंट तो होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर, और दूसरा कंपोनेंट बन जाएगा अलोंग द सरफेस, टेंजेंशियल टू द सरफेस कह सकता हूं। अब बताओ आप मुझे खुद ही, ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया, इस टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से ये जो चार्जेस हैं, ये वाले चार्जेस, ये वाले चार्जेस, ये वाले चार्जेस, क्या इनको फोर्स फील नहीं होगी अलोंग द सरफेस? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज क्यों आता है, दे एक्सपीरियंस अ फोर्स, और उस फोर्स की वजह से ये चार्जेस, ये फ्री चार्जेस, दे विल मूव। अगर ये मूव करेंगे ऑन द सरफेस तो कंडीशन तो स्टैटिक रहेगी नहीं, फिर कंडीशन स्टैटिक कहाँ रहेगी? तो हमने क्या बोला है? हमने बोला स्टैटिक कंडीशन। ये सब कुछ स्टैटिक कंडीशन के लिए है। स्टैटिक कंडीशन में एक चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही रहता है, बिकॉज ऑफ दीज टू पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किए ये अपने वर्ड्स में लिख दिए हैं। ये 2 पॉइंट्स हो चुके हैं आउट ऑफ 6। नाउ योर वर्क इज, यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए, नोट्स को मेंटेन करिए अपने रजिस्टर में, और फिर हम आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी। आई होप कि आपने ये नोट्स कर लिए हैं। अब मैं जल्दी से नेक्स्ट 2 पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ता हूं और देखते हैं उन नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में क्या चीजें हैं। नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज हमारे अब बोर्ड पर देखो रेडी है, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक,
मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख दिया है सब कुछ, सो दैट विदाउट कंज्यूमिंग मोर टाइम आप इसको जल्दी से कॉपी भी कर लें, लेकिन पहले इसको समझना ज़रूरी है। थर्ड प्रॉपर्टी में हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन छिपी है? थर्ड प्रॉपर्टी, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन नॉट हैव एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन। अगर आपका कंडक्टर स्टैटिक कंडीशन में है तो उसके अंदर कोई एक्सेस चार्ज नहीं हो सकता है। एक्सेस चार्ज मतलब नेट चार्ज समझ लो इसको, कि नेट चार्ज हमेशा उसके अंदर जीरो ही रहेगा, ऐसा कह लो, ठीक है। इट कैन नॉट हैव एनी एक्सेस चार्ज। अब देखो, अब कंडक्टर के दो कंडीशंस हो सकते हैं, या तो वो अनचार्ज हो या वो चार्ज हो। अगर वो अनचार्ज है, इफ इट इज अनचार्ज, तो अनचार्ज का मतलब तो यही हुआ ना कि उसके ऊपर कोई एक्सेस चार्ज है ही नहीं। अब आप उसके अंदर कोई भी छोटा सा छोटा वॉल्यूम ले लो, ये छोटे छोटे वॉल्यूम से कोई भी एक वॉल्यूम ले लो, एवरी स्मॉल वॉल्यूम, और ये कितना भी छोटा वॉल्यूम हो सकता है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वॉल्यूम ये हो सकता है, ठीक है। एवरी स्मॉल वॉल्यूम इज न्यूट्रल। हर छोटा सा छोटा वॉल्यूम इस कंडक्टर के अंदर, चाहे ये कंडक्टर सॉलिड हो या होलो हो, इट डजंट मैटर, हर छोटे से छोटा पार्ट, हर छोटे से छोटा हिस्सा इस कंडक्टर के अंदर न्यूट्रल रहेगा। और अगर वो न्यूट्रल रहेगा, इट मींस इस कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं है। नंबर वन केस, अगर ये कंडक्टर अनचार्ज है, और अगर ये चार्ज कंडक्टर है, तो चार्ज कंडक्टर तो सरफेस पर चार्ज आएगा, ठीक है, सरफेस पे चार्ज आएगा। अब अगर सरफेस पे चार्ज आ ही गया है, तो सरफेस पे चार्ज आने के बाद आप लगाओ यहां पर गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बताता है हमको? गॉस थ्योरम से हमने एक चीज सीखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हमेशा जीरो रहता है। एप्लीकेशन नंबर 5 ऑफ द गॉस थ्योरम, अगर आपको याद नहीं है तो आप जाकर अभी देख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर हमेशा जीरो रहता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर भी जीरो है, तो गॉस थ्योरम से मैं कह सकता हूं कि इस कंडक्टर के अंदर फिर कोई भी चार्ज नहीं है। आपको याद है ना गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग E dot ds is equals to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed। अगर इधर E जीरो है तो फिर इधर चार्ज को तो जीरो होना ही पड़ेगा ना। तो इट मींस अंदर कहीं भी कोई चार्ज नहीं है। अगेन आप कह सकते हो कि अगर मैं कोई छोटे से छोटा वॉल्यूम भी ले लूं, छोटे से छोटा वॉल्यूम, तो हर एक वॉल्यूम यहां पर ऐसा है, हर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, ईच इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वॉल्यूम इन दिस कंडक्टर इज सच दैट इट डज नॉट हैव एनी चार्ज। क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उस सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो दैट इज व्हाई ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर में कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं हो सकता, स्टैटिक कंडीशन में। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको कर लो, इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने हो गया। अगली प्रॉपर्टी, और ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। देखो कई बार ये कॉन्सेप्ट प्रूफ कर, ये चीज प्रूफ करने के लिए आ भी जाती है, तो मैंने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया। अब इसको समझना है क्या छिपा है इस प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी नंबर 4 फॉर कंडक्टर्स, याद है ना, कंडक्टर्स के लिए कर रहे हैं सब चीजें, है ना, कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है, चलिए कंडक्टर बना लेते हैं। इफ आई एम हैविंग अ कंडक्टर, सपोज ये कंडक्टर मेरे पास है, किसी भी शेप साइज का हो सकता है, होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस इज अ कंडक्टिंग मटेरियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम, ये सारा वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में जो भी पोटेंशियल की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, एंड हैज द सेम वैल्यू इनसाइड एज ऑन इट्स सरफेस। और पोटेंशियल की वैल्यू अंदर उतनी होती है जितनी इसके सरफेस पर है, जितनी इसके सरफेस पर है। सपोज आई एम हैविंग अ कंडक्टिंग मटेरियल लाइक दिस, ठीक है। तो इसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और उतना ही रहेगा जितना इसके सरफेस पर है, जितना इसके सरफेस पर है उतना ही रहेगा। इसको भी देखते हैं ये कैसे प्रूफ किया जा सकता है। देखो अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या सीखा है? प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हमेशा जीरो रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो है। अब अगर
इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो है, इसको थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो है और मेरे पास कोई चार्ज है जिसको मैं मूव करा के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जाऊंगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर मैं इस चार्ज को लेकर जाऊंगा तो क्या कोई वर्क करना पड़ेगा? नो वर्क विल बी डन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं ना, ठीक है, तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में काम करना पड़ता है, ठीक। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं है, इसको यहाँ से यहाँ तक मूव कराऊंगा, नो वर्क विल बी डन। और अगर कोई काम नहीं करना पड़ा तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, हमेशा याद रखना ये फॉर्मूला होता है, चार्ज मूव्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर इधर वर्क डन जीरो हो गया तो समझ लो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो अंदर जीरो होगा। मींस ए और बी पॉइंट के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। और अगर ए और बी पॉइंट के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो आई कैन से जो ए पॉइंट का पोटेंशियल है वही बी पॉइंट का पोटेंशियल है, ठीक है। अगर जो ए पॉइंट का पोटेंशियल है वही बी पॉइंट का पोटेंशियल है, इट मींस कंडक्टर के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल कांस्टेंट है कंडक्टर के अंदर। फर्स्ट पार्ट हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की वॉल्यूम के अंदर पूरे में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। ये इतना फर्स्ट पार्ट तो हो चुका, इतना समझ आ गया आपको। यहां इसके आगे का देखते हैं क्या लिखा है। एंड हैज द सेम वैल्यू इनसाइड एज ऑन इट्स सरफेस। चलिए इसको भी देखते हैं कैसे करना है। अब आ जाओ कंडक्टर के सरफेस पर, यहां सरफेस पर। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 से अभी अभी हमने सीखा है कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इट मींस अगर मैं सरफेस पर भी कोई चार्ज, मान लो एक चार्ज है यहां पर और सरफेस पर इसको मैं मूव करा रहा हूं लाइक दिस। सरफेस पर मैंने इसको मूव करा दिया फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो अगेन वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन दिस सरफेस विल आल्सो बी जीरो। और वर्क डन अगर जीरो हो गया तो इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस एक्स और वाई पॉइंट्स के बीच में भी जीरो है, या फिर कह सकता हूं कि एक्स और वाई का पोटेंशियल भी सेम है। तो सेकंड पॉइंट आपको ये मिल गया कि सरफेस पर भी किन्हीं भी दो पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होता है। सरफेस पर भी किन्हीं भी दो पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। अंदर भी पोटेंशियल सेम रहता है और बाहर भी पोटेंशियल सेम रहता है। नाउ द पॉइंट इज, हमें ये चेक करना है कि जो अंदर पोटेंशियल है और जो सरफेस पर पोटेंशियल है क्या वो इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो ये सेकंड पार्ट आपका प्रूव हो जाता है, हैज द सेम वैल्यू इनसाइड एज ऑन इट्स सरफेस। उतनी वैल्यू जितनी सरफेस पर है उतनी ही अंदर है, ये चेक करना है। अभी तक देखो इतना तो समझ आ गया कि अंदर भी कांस्टेंट वैल्यू है और सरफेस पर भी कांस्टेंट वैल्यू है। नाउ वी हैव टू चेक कि सरफेस पर जो पोटेंशियल है और जो अंदर पोटेंशियल है क्या वो सेम है। उसको चेक करने के लिए हम एक और प्रॉपर्टी जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है उसका यूज करने वाले हैं। एंड द प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी लेक्चर में, जहां पर आपने इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करे थे मेरे साथ। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस वाले लेक्चर में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पोटेंशियल उस डायरेक्शन में डिक्रीज करता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब ध्यान से देखोगे अगर आप, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, चेक करो। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस से बाहर की तरफ है या सरफेस से अंदर की तरफ है? द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस या इनवर्ड फ्रॉम द सरफेस। देखो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, अंदर तो जीरो है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है तो फिर सरफेस से बाहर की तरफ ही होगा, अंदर की तरफ तो हो नहीं सकता है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से बाहर की तरफ है तो इट मींस पोटेंशियल इस डायरेक्शन में कम होगा, इस डायरेक्शन में तो कम नहीं हो सकता। और अगर इस डायरेक्शन में मतलब अंदर की तरफ पोटेंशियल कम नहीं हो सकता है तो आई कैन सिंपली से दैट जो भी पोटेंशियल सरफेस पर है वो ही अंदर है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कम नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कांस्टेंट है। तो मैं कह सकता हूं कि जो भी पोटेंशियल V एट द सरफेस इज इक्वल्स टू V इनसाइड द कंडक्टर,
ये पॉइंट हमारा यहां से प्रूव हो जाता है, ठीक है। इट हैज द सेम वैल्यू इनसाइड एज ऑन द सरफेस। सो ये हमारे नेक्स्ट टू प्रॉपर्टी हो गए कंडक्टर्स के लिए। यहाँ पर वीडियो को पॉज करें, इन प्रॉपर्टीज को बिल्कुल ठीक ठाक अपने रजिस्टर्स में नोट्स मेंटेन कर लीजिए वीडियो को यहाँ पर पॉज करके। फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज की तरफ। आई होप ये भी आपने कॉपी कर लिया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज में क्या चीजें हमारे लिए छिपी हैं। अब हम बात करेंगे अगली दो प्रॉपर्टीज कंडक्टर्स की क्या है। नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टी नंबर 5 इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, भूलना नहीं है, ठीक है। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं पता तो मैंने इस चीज को भी डिस्कस किया है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले लेक्चर में। और कोई भी लेक्चर अगर आपको देखना हो तो उस लेक्चर की हेडिंग का नाम लिखिए, आगे लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स सीखो, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक। तो इस चीज को प्रूव करके देखते हैं कि क्या ये सही लिखा है। चलो मान लो मेरे पास एक कंडक्टर का सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ये एक कंडक्टर का सरफेस है। अच्छा, इसमें आपको थोड़ा थिक कंडक्टर लेना होगा, है ना। ये थिक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के ऊपर है चार्ज। दिस कंडक्टर इज चार्ज। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक बहुत छोटी सी हाइट का एक सिलेंडर ले लेते हैं। सपोज दिस इज अ कंडक्टर, ये कंडक्टर का सरफेस है, थिक सरफेस है, और यहां पर हम एक लेंगे सिलेंडर लाइक दिस। तो क्या इस सिलेंडर के अंदर कुछ चार्ज एनक्लोज होगा? यस, एग्जैक्टली, इस सिलेंडर के अंदर चार्ज एनक्लोज हो जाएगा। जब इस सिलेंडर के अंदर चार्ज एनक्लोज हो जाएगा, अच्छा सिलेंडर की हाइट बहुत कम रखनी है, ठीक है ना, मतलब वी नीड टू बी क्लोज टू द सरफेस ओनली, सरफेस से बहुत दूर नहीं निकल जाना है। तो अब इस कंडक्टर के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज एनक्लोज हो जाएगा, उस चार्ज से कुछ फ्लक्स भी आएगा। चलिए, ये मेरा एक सिलेंडर है, सिलेंडर और वेरी वेरी स्मॉल एरिया, इसका ये वाला एरिया बहुत छोटा है, ds, छोटा सा एरिया ds, छोटा सा एरिया ds। तो ds मुझे ऐसे मार्क करना होगा ना, पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज करा है, उसकी वजह से देखो ये वाला चार्ज एनक्लोज हुआ है, इतना चार्ज एनक्लोज हुआ है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा अवे फ्रॉम द चार्ज। तो कुछ तो फ्लक्स क्रॉस करता होगा ना यहां से। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ इंटीग्रेशन फॉर द क्लोज्ड सरफेस गिव्स यू 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड, 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। अब यहां पर कितना चार्ज एनक्लोज हुआ है? इफ इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, और ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है वो कितना है? ds। तो चार्ज एनक्लोज्ड कितना है? चार्ज एनक्लोज्ड इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया, इनटू सरफेस एरिया। ये चार्ज एनक्लोज्ड हुआ है, तो यहां पर मैंने लिख दिया चार्ज एनक्लोज सिग्मा इनटू ds, ठीक। E डॉट ds कैन बी रिटन एज, क्योंकि E और ds के बीच में एंगल 0 है, E ds cos 0, cos 0 1 होता है, E ds cos 0। अच्छा, इंटीग्रेशन करने की यहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या चेक कर रहा हूं? आई एम चेकिंग स्मॉल फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल सरफेस ओनली। आई एम चेकिंग स्मॉल फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल सरफेस ओनली। मुझे पूरी शीट में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, मुझे बस इतने से एरिया में देखना है, तो मैं इंटीग्रेशन क्यों करूंगा? आई विल नॉट डू इंटीग्रेशन, ठीक। इसलिए इंटीग्रल वाला सिंबल यहां से हटा दूंगा जो आपका गॉस थ्योरम में रहता था, है ना। इज इक्वल्स टू 1/ε टाइम्स सिग्मा ds। अब चेक करो कि ds से ds कैंसिल हो गया और cos 0 1 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस सरफेस पर, ये जो सरफेस था स्मॉल सरफेस मैंने लिया था, इस सरफेस पर क्या आई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप कोई भी सरफेस कहीं भी लो पूरी शीट पर, वहां पर यही आंसर आता रहेगा। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
कोई भी चार्ज कंडक्टर लो, उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होता है। इसका प्रूफ आपके पास है दो जगह, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में थिक प्लेट की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, सरफेस पर यही है। आपने होलो कंडक्टर की वजह से, होलो स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से एप्लीकेशन फिफ्थ था गॉस थ्योरम का, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, सरफेस पे आंसर यही था। तो सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही रहेगा। बस ये याद रखना कि जो आप कंडक्टर लेते हो उसको थिक लेना है, ठीक है, उसको थिक लेना है आपने। फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। एंड नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? देखो यहाँ पर हमने अभी जो सीखा है वो काम आएगा बस, और कुछ नहीं, और आपको उसकी हेल्प से समझ लेना है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहता है, चाहे आप उस कंडक्टर को चार्ज रखो या अनचार्ज रखो, उसे किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखो या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना रखो। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहता है, और इस प्रॉपर्टी को आप कंडक्टर की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की तरह यूज कर सकते हैं। किसी भी मटेरियल को कैसा कंडक्टर डिफाइन करना है तो आप ये कह सकते हो कि कोई भी मटेरियल अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, वो चाहे चार्ज हो या अनचार्ज हो, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वो मटेरियल कंडक्टिंग मटेरियल है। तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है कंडक्टर के लिए। तो अब अगर मेरे पास कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, बाहर कुछ भी होता हो, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। और अगर इस कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है, मान लो ये कैविटी मतलब खाली जगह, तो इस कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। अब बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, इसके सरफेस पर एक्स्ट्रा चार्ज हो या ना हो, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो है, इसके अंदर कोई खाली जगह है, कैविटी है, वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक, अगर इस जगह पर, इस खाली जगह पर मैं कोई भी चीज रख दूं, कोई भी ऑब्जेक्ट लाके मैंने रख दिया, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा रहा? यस, ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड करना मतलब प्रोटेक्ट करना। अगर आप किसी भी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट को चाहते हो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा रहे, तो उसे एक ऐसे बॉक्स में रखो जो बॉक्स कंडक्टिंग मटेरियल से बना हो। मान लो ये बॉक्स कंडक्टिंग मटेरियल से बना है, इस बॉक्स के अंदर ये खाली जगह है, तो उस खाली जगह में अपने उस डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट को रख दो जिसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, बाहर कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं काम करेगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि जीरो रहता है, तो वो डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज़ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बची रहेगी। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये 6 पॉइंट आपके हो गए कंडक्टर्स को लेकर। अब आगे हमें पढ़ना है और आगे हम देखेंगे कुछ चीज़ें जैसे कि फ्री चार्जेस और बाउंड चार्जेस क्या होते हैं, और उसके बाद पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। फिर लास्ट में जाते जाते हम चेक करेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक्स कैसे बिहेव करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अभी आप वीडियो को पॉज करें, ये दोनों पॉइंट्स भी कॉपी करें, और हम बढ़ेंगे फिर आगे बहुत जल्द इस वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी हमारा कंडक्टर्स और वो कंडक्टर्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज, जब वो एक्सटर्नल फील्ड में होते हैं या नहीं भी होते हैं, वो कैसे बिहेव कर रहे होते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज हमने सम अप कर ली हैं। ये 6 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आपको हमेशा याद रखनी है अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे हो तो। ओके, इसको रख करते हैं और आगे देखते हैं अभी क्या बचा है हमारे लिए। अब आगे हमारे इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस। फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस या बाउंडेड चार्जेस भी आप कह सकते हैं। फ्री चार्जेस और बाउंड चार्जेस क्या होते हैं? देखो, फ्री चार्जेस आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। कंडक्टर्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स जो अपने वैलेंस शेल को छोड़कर बाहर आ जाते हैं, एंड दे आर फ्री टू मूव विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंडक्टर। वो अपने एटम से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन कंडक्टर की बाउंड्री से बाहर नहीं आ सकते। दे आर फ्री टू मूव विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंडक्टर। दीज चार्जेस आर नोन एज फ्री चार्जेस।
These charges are known as free charges. ठीक है ना? तो ये वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है those have left their वैलेंस शेल्स, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने अपने वैलेंस शेल छोड़ दिए हैं, ठीक है, दे आर फ्री टू मूव विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंडक्टर, विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंडक्टर। ये वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको बोलते हैं फ्री चार्जेस। ना बाउंड चार्जेस, फ्री चार्जेस से अलग अब जितने भी चार्जेस उस कंडक्टर के अंदर या उस मटेरियल के अंदर हैं वो सब बाउंड चार्जेस हैं। चार्जेस अदर देन फ्री चार्जेस, अब ये कौन कौन से हैं? इनमें होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स जो अपने शेल्स में हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रेस्पेक्टिव शेल्स, और क्या होंगे, और बाकी वो सारे प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर हैं, प्रोटॉन्स विद इन द न्यूक्लियस। ये सारे वो चार्जेस हैं जो कहीं नहीं जा सकते अपनी जगह को छोड़कर, जहां पर हैं वहीं रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो अपने अपने शेल्स में अपने अपने शेल्स में ही रहेंगे और प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहेंगे। दीज चार्जेस आर नोन एज बाउंड चार्जेस, इनको बाउंड चार्जेस बोलते हैं। तो ये बाउंड चार्जेस हैं और ये फ्री चार्जेस हैं। अब किसी भी कंडक्टर के पास फ्री चार्जेस और बाउंड चार्जेस दोनों होते हैं। अ कंडक्टर has both free charges as well as bound charges, लेकिन इंसुलेटर्स के पास सिर्फ और सिर्फ बाउंड चार्जेस होते हैं, ये याद रखना। अब हम धीरे धीरे अपनी हेडिंग्स को आगे बढ़ाएंगे, कंडक्टर्स उसके बाद इंसुलेटर्स पढ़ेंगे और डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है ये भी समझेंगे। तो इंसुलेटर्स हैव ओनली बाउंड चार्जेस, इनके पास सिर्फ बाउंड चार्जेस होते हैं, या रेयर केसेस में फ्री चार्जेस बहुत कम अमाउंट में हो सकते हैं। तो आप याद करो कि इंसुलेटर्स हैव बाउंड चार्जेस एंड कंडक्टर्स हैव बोथ फ्री चार्जेस एज वेल एज बाउंड चार्जेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, पहले यहाँ पर पॉज कीजिए और इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, है ना। डेफिनेशंस हैं सिर्फ ये फ्री चार्जेस और बाउंड चार्जेस की, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमें देखना है कि एक कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है। आई होप आपने कर लिया है, और नेक्स्ट हेडिंग अपनी रेडी करो बेटा। नेक्स्ट हेडिंग आपको अपने रजिस्टर्स में सजा लेनी है, एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स। तो अभी हम कंडक्टर ही पढ़ रहे हैं सारा, है ना। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन एक्सटर्नल फील्ड। अगर आप किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो वो कैसे बिहेव करेगा, आइए समझते हैं अगले कुछ मिनटों में। सपोज ये मेरे पास कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, मान लो ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, ये बॉडी है, कोई किसी कंडक्टिंग मटेरियल से बनी हुई बॉडी है, और इस को मैंने रख दिया है एक एक्सटर्नल फील्ड में। ये एक्सटर्नल फील्ड यहां पर काम कर रहा है सब जगह। दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, ये एक्सटर्नल फील्ड है। जैसे ही मैं एक कंडक्टिंग मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में लाता हूं तो उसके जो चार्जेस सरफेस पर होते हैं, फ्री चार्जेस, याद रखना फ्री चार्जेस, अभी पढ़ा है ना फ्री चार्जेस। तो फ्री चार्जेस जो सरफेस पर होते हैं वो खुद को कैसे अलाइन करना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट टू अलाइन देमसेल्व्स एंड दे मूव टू अलाइन देमसेल्व्स इन सच अ वे कि
उनकी वजह से देखो नेगेटिव चार्ज जो फ्री चार्जेस होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इधर फोर्स फील करेंगे और इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज इस वाले फेस पर आ जाएगा। सो दे मूव एंड अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अरेंज हो जाते हैं अलोंग द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है और देखो इस लाइन पे ऐसे अरेंज जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये जो सरफेस पे चार्ज आया इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? इंड्यूस्ड चार्ज। So the free charges of the conductor, they align and move themselves in such a way that we have induced charges on the opposite surfaces of the conductor in the line of the electric field. कौन से opposite surfaces? Opposite surface तो ये भी है और ये भी है और ये वाला भी है और ये वाला भी है। आपको कौन सा opposite surfaces देखना है? वो opposite surface जो electric field की लाइन में है, तो ये वाला और ये वाला। So they will arrange themselves in such a way कि इनसे बनने वाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इधर पॉजिटिव चार्ज इधर इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इनसाइड द कंडक्टर। तो इनसे आने वाला एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक उतना ही होता है जितना ये एक्सटर्नल फील्ड है। सो दैट इन दोनों का रिजल्ट ध्यान से अगर आप देखोगे, इन दोनों का रिजल्ट दीज टू फील्ड्स आर इक्वल एंड अपोजिट विद इन द कंडक्टर बॉडी, विद इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हो जाता है जीरो, जो आपने आज स्टार्टिंग में भी पढ़ा है। इस तरह होता है जीरो, ठीक है। तो जब भी आप किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सरफेस पर जो फ्री चार्जेस थे they will start to move in such a way कि वो सरफेस पर अरेंज होते हैं अपोजिट सरफेसेस पर इन द लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, such that उनसे आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इट इज प्लेस्ड एंड thus the resultant electric field within the conductor becomes zero। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो हो जाता है और ये जो चार्जेस आए हैं ना, ये चार्जेस कहलाते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। क्या कहलाते हैं? ये इंड्यूस्ड चार्जेस कहलाते हैं। इस चीज को याद रखना, ठीक। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो रहता है अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो भी तो। एंड दिस इज हाउ अ कंडक्टर बिहेव्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। तो अभी जो मैंने आपको समझाया है, ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनो, इस डायग्राम को कॉपी करो, वीडियो को पॉज करो और जो मैंने वर्ड्स बोले हैं ट्राई करो उनको अपने नोट्स में लिखने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आपको आनी भी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए, इस चीज़ को भी कॉपी कीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी आने वाले हैं, आपको क्लास में बने रहना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, हम समझेंगे पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है और ये मॉलिक्यूल्स किस तरीके से बिहेव करते हैं जब हम एक्सटर्नल फील्ड में इन मॉलिक्यूल्स को लेकर आएंगे। और इसी टॉपिक की हेल्प से फिर आप समझ जाएंगे कि डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। सो बने रहें क्लास में, इसको कॉपी करें, आगे बढ़ते हैं। और अब आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट हेडिंग, और नेक्स्ट हेडिंग हमारी होने वाली है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एंड पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ये टॉपिक आपने केमिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आज इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा फिजिक्स की भाषा में समझना है। इसमें थोड़ा फिजिक्स का तड़का लगाते हैं। क्या है देखो, पहले हम देखेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर एक ही जगह पर होता है, दोनों का सेंटर कोइंसाइड करेगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। द सेंटर्स ऑफ
positive charges and negative charges coincide. अब इनके कुछ एग्जांपल्स अगर हम लें तो इनके एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जैसे हाइड्रोजन को अगर हम देखें, देखो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं ना, ये एक हाइड्रोजन का एटम और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम। अब देखो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस का सेंटर भी यही है एंड जो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी यही है, उनका भी सेंटर यही है। तो पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर भी यही है, नेगेटिव चार्जेस का सेंटर भी यहीं पर है। तो ओवरऑल ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी यही है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी यही है। तो इसके अंदर कोई डायपोल मोमेंट हुआ क्या? कोई डायपोल मोमेंट नहीं है इसके अंदर। डायपोल मोमेंट कब आता है? जब नेगेटिव चार्ज अलग हो, पॉजिटिव चार्ज अलग हो, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जहां पर नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वहीं पर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस नहीं है। और डायपोल मोमेंट की जो डेफिनेशन होती है आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये डिस्टेंस ही अगर जीरो हो गया तो डायपोल मोमेंट भी नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है, मतलब नो नेट डायपोल मोमेंट इन देम। इनका अपना इंटरनल डायपोल मोमेंट कोई नहीं है। इस डायपोल मोमेंट को इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट भी कहते हैं। तो इनका इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है, ये याद रखने वाली चीज है। इनका अपना कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता। हाइड्रोजन में जैसे है वैसे ही क्लोरीन में होगा, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर के साथ कोइंसाइड कर जाएगा तो कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता। ऐसे मॉलिक्यूल्स को नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल का बिहेवियर चेक करना है इन एक्सटर्नल फील्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट, चेक करते हैं। अब इसमें एक हेडिंग आगे बन जाएगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड इट्स बिहेवियर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड इट्स बिहेवियर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका बिहेवियर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चेक करते हैं। अगर मैंने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो क्या होगा? देखो, जैसे ही हम एक एक्सटर्नल फील्ड में, सपोज दिस इज एक्सटर्नल फील्ड, इस एक्सटर्नल फील्ड में अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल को मैं रखूंगा तो इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो पहले ऐसा था, मान लो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये पहले ऐसा था, जहां पर नेगेटिव चार्ज वहीं पर पॉजिटिव चार्ज, वहीं पर पॉजिटिव चार्ज, सो देयर वाज नो डायपोल मोमेंट। लेकिन जैसे ही ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक्सटर्नल फील्ड में आता है तो इसका नेगेटिव चार्ज एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, वो थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा, पहले यहां था अब यहां आ गया। और पॉजिटिव चार्ज जो पहले यहीं था वो थोड़ा पॉजिटिव चार्ज विल फील अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है ना, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, QE। याद करो, अगर आपको याद नहीं है तो याद आ जाएगा, F = QE। ये फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन में लगती है और नेगेटिव चार्ज पर फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। यस, यही वो कॉन्सेप्ट को जो यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो नेगेटिव चार्ज अगेंस्ट द फील्ड गया और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इधर गया। अब देखो, दोनों के बीच में कुछ तो डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस आ गया दोनों के बीच में, दिस इज द डिस्टेंस। तो इट मींस यहां पर एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया है, डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया है, यहां पर डायपोल मोमेंट आ गया P।
तो जैसे ही हम एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, उसके चार्जेस थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द एक्सटर्नल फील्ड। और इस डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड बोलते हैं पोलराइजेशन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इस टर्म की डेफिनेशन में लास्ट में आपको लिखने के लिए भी बोलूंगा आज के लेक्चर के लास्ट में। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। किसको? कि एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में जो चार्जेस हैं मॉलिक्यूल के, वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं। दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज नोन एज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की वजह से इस डायपोल के अंदर एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया है। इसको बोलते हैं इंड्यूस डायपोल मोमेंट या एक्सट्रिंसिक, ये बाहर से आया है, एक्सट्रिंसिक डायपोल मोमेंट। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो चेंजेस हुए थे उनसे आया है। एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल बाहर से आई है ये प्रॉपर्टी इसके अंदर, इसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी। इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट तो जीरो था। जब एक्सटर्नल फील्ड आया तो ये पोलराइज हो जाता है, और पोलराइज होने की वजह से इसके पास एक डायपोल मोमेंट आ जाता है। ये डायपोल मोमेंट एक्सट्रिंसिक डायपोल मोमेंट कहलाता है। सो दिस इज हाउ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिहेव when it is placed inside a region of external field। ठीक है, यहाँ पर आपका फिर से एक काम बनता है, वीडियो को पॉज करना है, नोट्स बनाने हैं। इस बिहेवियर को थोड़ा सा अपने वर्ड्स में मेंशन करिए, जो मैंने बोला है वो आपको लिखना भी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके करिए कॉपी। मैं आपके लिए लेता हूँ एक स्क्रीनशॉट। आई होप कि ये आपने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ जाते जाते एक बार फिर आपको याद दिला दूँ, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक डायपोल मोमेंट। और इस तरह का मॉलिक्यूल कहलाता है पोलराइज्ड मॉलिक्यूल। प्रोसेस का नाम पोलराइजेशन, और मॉलिक्यूल हो गया है पोलराइज्ड। ठीक है, पोल्स आ गए ना, एक पोल ये बन गया, पोल ये बन गया, इसलिए इसका नाम है पोलराइज्ड मॉलिक्यूल और प्रोसेस का नाम है पोलराइजेशन। आगे बढ़ते हैं, पोलर मॉलिक्यूल का बिहेवियर चेक करेंगे। पहले देखेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, और अगर उसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो वो कैसे बिहेव करेगा, ये चेक करना है अब आगे। सो द हेडिंग इज गोइंग टू बी पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल जस्ट अपोजिट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या था, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर थे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल की जगह पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर मॉलिक्यूल में क्या है, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग जगह पर होंगे। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहीं और है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहीं और है। तो अगर इनका सेंटर अलग अलग है तो आप सोचो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ एक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। मतलब इनके पास एक डायपोल मोमेंट पहले से ही होता है। इनके पास इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, दे ऑलरेडी हैव अ डायपोल मोमेंट। इनके पास एक डायपोल मोमेंट पहले से ही होता है। और इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम अभी आपको बताते हैं। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड। ये कोइंसाइड नहीं करेंगे, एक जगह नहीं होंगे। एग्जाम्पल्स, इनके एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो HCl, HCl का मॉलिक्यूल एक एग्जाम्पल है। इनके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो वाटर का मॉलिक्यूल H2O, ये एक एग्जाम्पल है। जैसे चलिए मैं आपको HCl के मॉलिक्यूल की हेल्प से बताता हूं। HCl के मॉलिक्यूल में सपोज ये हाइड्रोजन का एटम है और ये क्लोरीन का एटम है। दिस इज क्लोरीन एटम। ठीक है, अब जो यहां पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहां पर, और पॉजिटिव चार्ज इसका और पॉजिटिव चार्ज इसका भी होगा, न्यूक्लियस का। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, क्लोरीन का न्यूक्लियस भी पॉजिटिव। ठीक है, तो इन पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर कहीं और होगा और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर कहीं और होगा। नेगेटिव चार्जेस सिर्फ ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज नहीं है। क्लोरीन के पास और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन क्लोरीन के पास और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन सब चीजों को कंसीडर अगर हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहां पर इस मॉलिक्यूल के पास, फॉर दिस मॉलिक्यूल
पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहीं और है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहीं और है। सपोज ये मैं यहां पर बना लेता हूं, इस मॉलिक्यूल में ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज का सेंटर मान लो यहां पर है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहां पर है, तो इट मींस ऑलरेडी यहां पर एक डायपोल मोमेंट है, ऑलरेडी डायपोल मोमेंट है ये वाला। इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट। इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट, और ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं, ये ऑलरेडी पहले से ही यहां पर है। ठीक है, चलो है। अब मैं यहां पर लाऊंगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल और देखूंगा कि ये एक्सटर्नल फील्ड में कैसे बिहेव करेगा। तो आगे हेडिंग मेरी हो जाएगी बिहेवियर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले आते हैं। चलिए इस बार एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये कर लेते हैं, ये वाला। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ और ये पोलर मॉलिक्यूल है। इस पोलर मॉलिक्यूल को मैं यहां लाके रखता हूं, यहां पर रखूंगा इस पोलर मॉलिक्यूल। जैसे ही मैंने इस पोलर मॉलिक्यूल को यहां लाके रखना है तो इसके पास एक डायपोल मोमेंट तो पहले से ही था, ये वाला। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा। पहले पॉजिटिव चार्ज यहां पर था और नेगेटिव चार्ज यहां पर था, ये पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस करेगा। पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मान लो यहां आ गया। नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस होता है अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, मान लो यहां आ गया। ठीक है, फाइनली यहां पर आ गए, फाइनली यहां पर आ गए। तो अब एक डायपोल मोमेंट यहां पर ऐसे, ये रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है, दिस इज द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। पहले वाले को मैं डिलीट कर देता हूं, यहां से हटा देता हूं, रब कर देता हूं। जो पहले वाली कंडीशन थी वो ये थी, वो आप यहां देख सकते हो। ये वाली कंडीशन मैंने यहां से हटा दी है। अब ये रिजल्ट आ रहा है, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, अब यहां पर एक रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है। तो ये मॉलिक्यूल भी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से पोलराइज हुआ है, ये मॉलिक्यूल भी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से पोलराइज हुआ है। तो इट मींस वेदर द मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल और इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जब आप उनको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो एक्सटर्नल फील्ड का इफेक्ट उनके ऊपर आता है और एक्सटर्नल फील्ड की वजह से वो पोलराइज हो जाते हैं, उनका पोलराइजेशन होता है। और ये जो डिस्प्लेस होते हैं ना चार्जेस थोड़ा सा, इस प्रोसेस को ही पोलराइजेशन बोलते हैं। इस तरीके से ये दोनों तरह के मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाते हैं। बस द डिफरेंस इज दैट कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था उसके पास इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट नहीं होता है, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल के पास पहले से एक डायपोल मोमेंट होता है। बट इस एक्सटर्नल फील्ड में आने के बाद वो इस एक्सटर्नल फील्ड के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता है। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो उसका था वो इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट से कुछ अलग बनेगा, ये याद रखना, वो कुछ अलग बनेगा। तो यहाँ पर भी वीडियो को पॉज करो बच्चों और इसको भी कॉपी कर लो, और जो यहाँ मैंने समझाया है मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में दोबारा सुन लीजिए और उन वर्ड्स को भी आप अपने नोट्स में कॉपी कीजिएगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक, लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। विद इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स ये सब चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, तो बने रहें वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आगे के लेक्चर्स के लिए भी। आई होप के कॉपी कर चुके हो और अब हमें आगे बढ़ना है टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर टुडे। आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट जाते जाते आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देकर जाएगा जो आगे कैपेसिटर्स में बहुत यूज़ होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंसुलेटर के साथ। अब इंसुलेटर पे आ जाओ। इंसुलेटर्स, यहाँ पर यू कैन हैव द नेक्स्ट हेडिंग एज इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स तो हमने बहुत पहले पूरे कर लिए, उसके बाद पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल चेक करा है। पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दो ऐसी हेडिंग्स थी जो इंसुलेटर्स या डाइलेक्ट्रिक्स को समझने से पहले आपको करना ज़रूरी था।
कह सकते हो कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बिना आपको डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ये समझ में ही नहीं आता। और उन हेडिंग्स को अगर तुम समझ चुके हो कि कैसे पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिहेव करते हैं जब उन्हें एक्सटर्नल फील्ड में डालते हैं, तो समझ लो डाइलेक्ट्रिक्स का आधा काम हो चुका है। बाकी बचा आधा, चेक करते हैं, आइए मेरे साथ। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर, कंडक्टर, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। कंडक्टर्स वो जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, इंसुलेटर्स वो जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है। चलो थोड़ा सा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, अगर आप किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ऐसे मटेरियल को कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर, अगर आप इंसुलेटर को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो वो दो तरीके से बिहेव कर सकता है। इट कैन बिहेव इन टू वेज। इंसुलेटर्स व्हेन प्लेस्ड इन external electric field, when placed in external electric field, they can behave in one of the two ways. पहला तरीका either electric field inside the, अच्छा इंसुलेटर के लिए कर रहे हैं, शायद मेरे मुंह से कंडक्टर निकला था तो आई एम सॉरी फॉर दैट। इंसुलेटर के लिए हो रहा है। इंसुलेटर व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इट कैन बिहेव इन टू वेज। पहला तरीका, आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इंसुलेटर इज सेम एज आउटसाइड, और या फिर दूसरा तरीका इसके बिहेव करने का होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इंसुलेटर इज लेस देन द फील्ड आउटसाइड। इन दो में से एक तरीके से कोई भी इंसुलेटर बिहेव कर सकता है। अगर आपने किसी इंसुलेटर को एक्सटर्नल फील्ड में रखा है तो या तो उसके अंदर भी उतना ही फील्ड होगा जितना बाहर है। ये नॉर्मल इंसुलेटर्स हैं, जैसा इंसुलेटर्स होते हैं। इसको आप प्योर इंसुलेटर भी बोल सकते हो। प्योर इंसुलेटर जैसा नॉर्मल इंसुलेटर होते हैं, वो इंसुलेटर जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करते, या वो इंसुलेटर्स जो आप आज तक पढ़ते आ रहे थे, ये वो इंसुलेटर्स हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे इंसुलेटर्स भी हैं जो एक्सटर्नल फील्ड में रखे जाएं और उनके अंदर फील्ड बाहर वाले फील्ड से थोड़ा कम हो जाए, तो ऐसे इंसुलेटर्स को हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स। यही होते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स। ये है डाइइलेक्ट्रिक्स, मतलब डाइइलेक्ट्रिक्स भी इंसुलेटर्स ही हैं बट थोड़ा सा अलग बिहेव करते हैं। किस तरीके से कि भाई प्योर इंसुलेटर को तुम एक्सटर्नल फील्ड में डालोगे तो उसके अंदर उतना ही फील्ड होता है जितना बाहर होता है, लेकिन इस वाले इंसुलेटर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे एक्सटर्नल फील्ड में तो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कम हो जाता है एज कंपेयर टू द फील्ड आउटसाइड। इन वालों को डाइइलेक्ट्रिक कहा गया है, इनको डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो ये हो गए डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स, दे कैन बिहेव इन वन ऑफ द टू वेज। तो ये हो गया आपका बिहेवियर ऑफ इंसुलेटर इनसाइड द एक्सटर्नल फील्ड। अब उसमें ये आ गया आपका डाइइलेक्ट्रिक, इसको कर दो डाइइलेक्ट्रिक। कह सकते हो कि यहां से आपका डाइइलेक्ट्रिक स्टार्ट हो गया, यहां से आपका डाइइलेक्ट्रिक स्टार्ट हो गया, ठीक। तो अब मुझे चेक करना है बिहेवियर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे बिहेवियर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल when placed in a region of external electric field
दिस इज द लास्ट हेडिंग ऑफ द लेक्चर टुडे, और जल्दी से इस हेडिंग को अपने रजिस्टर में सजा लीजिए और पढ़िए आगे मेरे साथ। अब मैं एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बनाऊंगा यहाँ पर और उसको रखूंगा एक ऐसे रीजन में जहां पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज ये मेरा एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। मान लो ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है ना, ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर के कुछ मॉलिक्यूल्स हम बनाने की कोशिश करेंगे। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, ये रखा एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं, चलो इसको, ये है यहां पर एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट मतलब एक्सटर्नल फील्ड, याद रखना दिस इज एक्सटर्नल फील्ड। अब अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे वो पोलराइज होना शुरू हो जाएंगे। याद है कि अब चाहे मॉलिक्यूल पोलर हो या नॉन पोलर हो, वेदर दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे आप उसे एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो वो मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाता है, नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेस हो जाता है। ये मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन होता है। तो अब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब पोलराइज हो जाएंगे, सारे मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएंगे। तो मैं उन मॉलिक्यूल्स की पोलराइज्ड कंडीशन बना लेता हूं। ये डायग्राम मुझे कंप्लीट कर लेना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस डायग्राम को कंप्लीट करने में। आप भी मेरे साथ साथ इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेंगे तो वी विल बी यूटिलाइजिंग दिस टाइम ओवर हियर। ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, आई एम ड्रॉइंग द मॉलिक्यूल्स, पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल थोड़े से स्ट्रेच हो जाते हैं, है ना। ये मॉलिक्यूल पहले ऐसे रहा होगा, जहां माइनस चार्ज वहीं पॉजिटिव चार्ज, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया। इस स्ट्रेच होने को ही तो पोलराइजेशन कहते हैं। लाइक दिस वी कैन ड्रॉ ऑल द मॉलिक्यूल्स, थोड़ा जल्दी बना देता हूं। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इन सब का नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ऐसे हो गया होगा। लाइक दिस। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं ये वाला पूरा सरफेस देखो, इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड दिस चार्ज इज ड्यू टू पोलराइजेशन। यहां पर पहली चीज क्या हो रही है, पोलराइजेशन हैज टेकन प्लेस, पोलराइजेशन हो गया, ठीक। पोलराइजेशन होने के बाद इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। अगर आप इंटरनल देखो, इनसाइड, ये सरफेस का नेगेटिव चार्ज छोड़ दो और इधर पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दो और बाकी को देखो। बाकी ध्यान से अगर आप देखेंगे, यू विल सी दैट, यू विल ऑब्जर्व दैट ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले नेगेटिव चार्ज से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव से, और ये वाला पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव से। मतलब सारे चार्जेस इसके अंदर कैंसिल होते जा रहे हैं। ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव से कैंसिल, ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव से कैंसिल, ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव से कैंसिल। मतलब इस रीजन में जो मैंने बना दिया रीजन, ये वाला रीजन, इन दिस रीजन सारे चार्जेस कैंसिल हो चुके हैं, बट पोलराइजेशन की वजह से इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। मतलब कि इस सरफेस पर नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई, इस सरफेस पर नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई ना, चार्ज अपॉन एरिया ऑफ दिस सरफेस, नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई। किसकी वजह से, पी मतलब पोलराइजेशन की वजह से। और इस वाले सरफेस पर पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई ड्यू टू पोलराइजेशन। तो माइनस सिग्मा पी क्या है, नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, और प्लस सिग्मा की पी क्या है, पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। और व्हाट इज पी, पी मतलब ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की वजह से ये दोनों सरफेसेस के पास चार्जेस इंड्यूस हो गए। अब इन चार्जेस की वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होएगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होएगा। ये आउटसाइड फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इंटरनल फील्ड आएगा, ई आई। चलो यहां से थोड़ा सा रब कर देते हैं कुछ लिखने के लिए।
EI, ये इंटरनल फील्ड आ गया। अब ये इंटरनल फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड यहां पर कितना है, ये एक्सटर्नल फील्ड इज EO। इंटरनल फील्ड एक्सटर्नल फील्ड से कम रहता है, ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये इंटरनल फील्ड है। तो एज अ रिजल्ट इसके अंदर इस डायरेक्शन में कुछ फील्ड बचा रह जाएगा एंड दैट फील्ड विल बी डेफिनेटली लेस देन E नोट। वो फील्ड E नोट से तो कम ही होगा, और अगर वो फील्ड है E तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर इतना फील्ड बचा रह गया इन दिस डायरेक्शन, दैट E इज लेस देन, वो फील्ड जो E बचा रह गया दैट E इज लेस देन E नोट। E इज फील्ड इनसाइड, रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड। E क्या है यहां पर, रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, और वो रिजल्टेंट फील्ड जो है वो क्या है, आउटसाइड फील्ड माइनस इनसाइड फील्ड। आउटसाइड फील्ड ये वाला, इनसाइड फील्ड जो पोलराइजेशन की वजह से आया वो वाला, और ये E नोट से कम रहता है। ओके, तो ये इस तरीके से बिहेव करता है हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हो। इसमें कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज सिग्मा बी और सिग्मा बी प्लस माइनस ये दोनों इक्वल है, इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटीज आई हैं, और ये चार्ज डेंसिटीज आई हैं ड्यू टू पोलराइजेशन। नंबर 1 ड्यू टू पोलराइजेशन। ओके, नंबर 2 अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है पोलराइजेशन की वजह से वो बाहर वाले फील्ड से कम है। नंबर 3 E आउटसाइड और E इनसाइड का जो रिजल्ट है वो E है एंड दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ E नोट ओनली, और ये E नोट से कम है। ओके, एंड नंबर 4 इज जो ये चार्जेस इंड्यूस हुए हैं सरफेसेस पे ये बाउंड चार्जेस ही हैं, ये फ्री चार्जेस नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। कंडक्टर्स में अगर सरफेस पर चार्जेस आते हैं एक्सटर्नल फील्ड में रखने के बाद वो फ्री चार्जेस होते थे, दो फ्री चार्जेस। मैं एक कंडक्टर आपके लिए बना देता हूँ, आपको याद आएगा उससे, और ये कंपेयर करने में भी काम आएगा। सपोज ये कंडक्टर है, कंडक्टर को अगर आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो और कंडक्टर पे यहां जो चार्जेस आते हैं, कंडक्टर पे यहां जो चार्जेस आते हैं ये चार्जेस से फ्री चार्जेस ऑन द सरफेस, और ये इतने होते हैं कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट होता है वो कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है जितना बाहर, और इंसुलेटर अगर डाइलेक्ट्रिक वाला हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम रह जाता है एज कंपेयर टू बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज लेस देन द फील्ड आउटसाइड। ये आप यहां पर अब वीडियो को पॉज करेंगे और ये सब चीजें नोट्स करेंगे जो मैंने एक्सप्लेन किया है। माय रिक्वेस्ट टू यू इज दैट वो एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनकर इस डायग्राम के साथ एज अ थ्योरी नोट कर लो बच्चों, और ये आप कर सकते हो। और अगर आप नहीं कर सकते तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल प्रोवाइड यू विद द थ्योरी। और थ्योरी आपको प्रोवाइड की जाएगी फिलहाल उसी टेलीग्राम चैनल में जहाँ से आपको यहाँ के स्क्रीनशॉट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स पॉज द वीडियो ओवर हियर और इस चीज़ को कंप्लीट करिए। और आगे 2 मिनट का टॉपिक और बचा है जहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशंस बतानी है और उसको कंप्लीट करते हैं और आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप कि कंप्लीट कर चुके हो। इधर से मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ और आपको देता हूँ कुछ डेफिनेशंस जो आपको याद भी कर लेनी चाहिए, और डेफिनेशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। पहली डेफिनेशन आपको आज के टॉपिक से पता होनी चाहिए, व्हाट इज पोलराइजेशन। ये कुछ डेफिनेशंस हैं बच्चों, कुछ डेफिनेशंस हैं। व्हाट इज पोलराइजेशन? Polarization means the small displacement of the charges of a molecule when placed inside a region of external field. This phenomena is known as polarization. इसको कॉपी कर लो, ये डेफिनेशन हो गई कंप्लीट। अगर आप नहीं लिख पाए हैं दोबारा सुन लीजिएगा। The small displacement of the charges या center of the charges of the molecule
which is placed inside a region of external field is known as polarization. इसको polarization बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन आएगी इस डायग्राम से। दैट इज वाई ये डायग्राम मैंने अभी तक रब नहीं किया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल के, और अगर आपको कूलम्स लॉ वाला टॉपिक याद है, कूलम्स लॉ वाला टॉपिक, वहाँ पर आपने सीखा था रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, ध्यान से सुनो, दिस इज द डेफिनेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए इक्वल होता है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कॉपी कर लीजिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, और क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट फील्ड है वो इससे तो कम ही होता है, तो डाई इलेक्ट्रिक्स के लिए यहां से ये इंपॉर्टेंट चीज मिल जाएगी। डाई इलेक्ट्रिक्स के लिए K की वैल्यू 1 से बड़ी ही रहती है, K की वैल्यू 1 से बड़ी रहती है, बिकॉज E नॉट इज ग्रेटर देन E, तो डाइलेक्ट्रिक के लिए तो K की वैल्यू E से बड़ी रहेगी, है ना। यहां से आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपको डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना फील्ड है वो पता करना है, तो बाहर वाले फील्ड को उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो। हर मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, हर मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है। जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अबाउट 80 के आसपास रहता है, माइका मटेरियल, माइका की शीट्स होती हैं, उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग 6 रहता है। और ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एग्जाम्पल्स हो गए, वाटर हो गया, माइका शीट हो गई, ये सब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एग्जाम्पल्स हैं। तो 2 डेफिनेशंस हो गई। तीसरी डेफिनेशन, द थर्ड डेफिनेशन, पोलराइजेशन डेंसिटी। कई बार पोलराइजेशन डेंसिटी को हम सिर्फ पोलराइजेशन भी बोल देते हैं। तो अगर किसी ने आपसे पूछा है पोलराइजेशन एज अ प्रोसेस, तो ये वाली डेफिनेशन बताओगे। और अगर पोलराइजेशन एज अ पोलराइजेशन डेंसिटी पूछा जा रहा है, देन पोलराइजेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज, लिखिए, पोलराइजेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज induced dipole moment of a molecule when placed in external field per unit volume। जब किसी मॉलिक्यूल को आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो उस मॉलिक्यूल में जो भी इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आया है वो मॉलिक्यूल की वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो पोलराइजेशन डेंसिटी मिल जाएगा। पूरे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का पोलराइजेशन डेंसिटी चाहिए, तो पूरे डाइलेक्ट्रिक में जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आया है उसको पूरे डाइलेक्ट्रिक की वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो पूरे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का पोलराइजेशन डेंसिटी मिल जाएगा। तो पोलराइजेशन डेंसिटी समझ आया। पोलराइजेशन डेंसिटी हम P से डिनोट अगर कर लें तो इट इज नथिंग बट इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, जो भी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जिसके अंदर वो मोमेंट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, ये होता है पोलराइजेशन डेंसिटी। और एक चीज और है यहाँ पर, पोलराइजेशन डेंसिटी जो होता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब बचा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके प्रोपोर्शनल होता है, ये भी याद रखना, उसके प्रोपोर्शनल होता है। ओके, एंड नाउ द लास्ट डेफिनेशन। आज की लास्ट डेफिनेशन लिखने के लिए यहां स्पेस कर लेते हैं। द लास्ट डेफिनेशन, लास्ट डेफिनेशन इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये जो अभी मैंने आपको रिलेशन दी है, ये कंप्लीट रिलेशन क्या होती है? ये कंप्लीट रिलेशन लिखी जाती है इस तरीके से, पोलराइजेशन डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। लेकिन अगर कंप्लीट लिखना है तो इट इज इक्वल्स टू काय, इस सिंबल का नाम काय है, काय, CHI, काय बोलते हैं इसको, काय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब एप्सिलॉन नॉट एंड E।
तो P इज इक्वल टू काय इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू E। E कौन सा फील्ड? जो अंदर रिजल्टेंट फील्ड है, अब वो वाला फील्ड, ये वाला फील्ड, ये वाला है ना, ये वाला फील्ड। ये कंप्लीट फॉर्मूला है वेयर काय इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर द गिवन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब हर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का अलग अलग होता है। काय इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर द गिवन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड इट इज known as इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसी को इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ये यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये भी याद रखो। अच्छा, इससे पता क्या चलता है? किसी भी मटेरियल की काय की वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि जब उसे एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो वो कितनी हद तक पोलराइज होगा। एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन अगर आपको पता करनी है तो काय विल गिव यू द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। काय, द वैल्यू ऑफ काय गिव्स यू एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। काय की वैल्यू से पोलराइजेशन कितना होगा, किस हद तक होगा, इसका आइडिया हमें लग जाता है। ज़्यादा वैल्यू काय की मतलब ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, कम वैल्यू है काय की मतलब कम पोलराइजेशन होगा। ओके, तो ये आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, लेक्चर नंबर 27, जिसमें आपने देखा इंसुलेटर्स दो तरह के होते हैं। एक प्योर इंसुलेटर्स जो आपको पहले से पता था, दूसरे डाइलेक्ट्रिक। ये डाइलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट आपको आगे कैपेसिटर में याद रखना है। कैपेसिटर में कई जगह पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यूज़ किया जाएगा और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसे बिहेव करता है वो आपको आज बता दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने सीख लिया है कि कंडक्टर, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक को जब आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो वो कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा लेंथी लेक्चर था, लेकिन इसको मैंने बहुत हद तक टाइम लेंथ में रिड्यूस करने की कोशिश की है आपकी हेल्प से। बिना आपकी हेल्प के पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ें मेरे साथ लिखी भी हैं। जितना लंबा ये लेक्चर है भी आपको लग रहा है, आपको तो इसको कंप्लीट करने में सब थोड़ा ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, एंड वो ज़रूरी भी है अगर आपको ये सारे लेक्चर के कॉन्सेप्ट आगे समझ के रखने हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या आने वाला है? नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कैपेसिटर का कुछ कॉन्सेप्ट्स कैपेसिटर के इंट्रोडक्शन के साथ, और फिर धीरे धीरे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।